हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका युवा स्टडी क्लास में। आज हम भारतीय इतिहास के पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 2 में भी हम आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू पे बात करेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रश्न नंबर 1, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किस आंदोलन था? तो भारत का जो सर्वप्रथम आंदोलन था वह विजोलिया किसान आंदोलन था। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। विजोलिया किसान आंदोलन का सर्वप्रथम 1913 के अंदर नेतृत्व साधु सीताराम दास द्वारा किया गया। साधु सीताराम दास द्वारा 1913 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उसके बाद विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक ने ही इस आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को पूरे भारत में फैला दिया था। विजोलिया किसान आंदोलन ही राजस्थान राज्य का प्रथम किसान आंदोलन है। प्रश्न नंबर 2, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। बात हो रही है अखिल भारतीय किसान सभा की, तो इसकी स्थापना 1913 में हुई। स्थापना लखनऊ के अंदर हुई। इसमें पूछा जा रहा है संस्थापक अध्यक्ष, तो इसके संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। राइट आंसर बी होगा। परंतु इस का जो शुरुआत में नाम था वह अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था, जिसका बाद में नाम परिवर्तन करके अखिल भारतीय किसान सभा किया गया। स्थापना 1913 में और स्थापना लखनऊ में हुई। प्रश्न नंबर 3, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध में किसानों को एकत्रित किया गया। राइट आंसर ए होगा। बाबा रामचंद्र जो कि महाराष्ट्र से एक ब्राह्मण परिवार से हैं, इनके प्रयासों से ही प्रतापगढ़ के अंदर वर्ष 1920 के अंतर्गत अवध किसान सभा का गठन हुआ। प्रतापगढ़ में 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 4, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई। राइट आंसर ए होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह उपाधि महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा प्रदान की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली जो सत्याग्रह था, बारदोली सत्याग्रह, उसका नेतृत्व किया जा रहा था। इस सत्याग्रह के दौरान ही महिलाओं की ओर से गांधी जी ने यह उपाधि प्रदान की है। पार्ट 1 में प्रश्न था निम्न में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया? उसमें एक ऑप्शन में दिया गया था बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इसी सत्याग्रह के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं की ओर से गांधी जी ने सरदार की उपाधि प्रदान की, जिन्हें लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, बारदोली सत्याग्रह का 1928 में नेतृत्व किया, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। राइट आंसर ए है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया?
रोलेक्ट एक्ट की बात हो रही है। तो यह एक्ट कैसे हुआ, तो इस पर बात करें तो 1917 की बात है, जब न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। इस समिति का गठन करने का उद्देश्य अंग्रेजों का जो भारत में बढ़ रहा क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उनको सरकार के द्वारा कैसे कुचला जाए, कैसे उन क्रांतियों को रोका जाए, इस उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के आधार पर ही मार्च 1919 के अंतर्गत एक विधेयक अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया, जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता है, बिना सुनवाई किए, बिना किसी बात का मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद किया जा सकता है। इसीलिए यह सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया है। इसी एक्ट को इसी कारण से बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलित वाला कानून कहा। बिना वकील यानी इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, बिना अपील यानी कहीं कोई अपील नहीं की जा सकती, और बिना दलील यानी कोई सुनवाई अर्थात कहा सुनी नहीं होगी और सीधा जेल में बंद किया जाएगा। इस एक्ट के तहत यह प्रावधान था इसमें, इसीलिए यह सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया है। तो राइट आंसर सी होगा इस प्रश्न का। हम आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 7। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। तो हंटर आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो हंटर आयोग को जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए किया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के लिए किया गया। राइट आंसर बी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक आम सभा हो रही थी। उस सभा में जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई। उन गोलियों चलने के कारण ही कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसी हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 में सौंप दी, जिसमें कहा कि जनरल डायर का कोई दोष नहीं है, यह निर्दोष है। प्रश्न नंबर 8। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार जनरल ओ डायर है को निम्न में से किसने मार डाला। तो जनरल डायर को उधम सिंह के द्वारा मार डाला। राइट आंसर सी है, क्योंकि इनके द्वारा ही आम सभा पर गोलियां चलवाई गई, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया। जनरल ओ डायर को उधम सिंह के द्वारा लंदन में मार दिया गया। उसके बाद उधम सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया और इनको मृत्युदंड दे दिया गया, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय जनरल ओ डायर वहां के गवर्नर थे। प्रश्न नंबर 10। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। खिलाफत आंदोलन जिसकी शुरुआत मुसलमानों के द्वारा की गई। यह आंदोलन वर्ष 1919 में शुरू हुआ। इस आंदोलन का समर्थन गांधी जी के द्वारा दिया गया। राइट आंसर डी होगा। खिलाफत आंदोलन को मुस्लिमों के द्वारा शुरू करने का जो कारण था वह अंग्रेजों के द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन है। अंग्रेजों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तुर्की साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। इसी के खिलाफ मुसलमानों ने यह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के उद्देश्य से समर्थन किया। प्रश्न नंबर 11। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली है। यह आंदोलन 1919 में हुआ। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन सा था। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किया था। तो इसका परिणाम भी हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। राइट आंसर ए होगा।
प्रश्न नंबर 13, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो यह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी मोपला, जो कि केरल प्रांत के मालावर जिले में है। यह आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो यह आंदोलन लगान और बेदखली को लेकर शुरू किया गया। जमींदारों द्वारा लोगों को बेदखल कर दिया गया और मनचाहा लगान लगाने शुरू कर दिया। इसी के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहला असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया, जो कि 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के द्वारा 1920 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, इसीलिए 1920 में शुरू माना जाता है। प्रश्न नंबर 15, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। बात हो रही है महात्मा गांधी के प्रथम जन आंदोलन की, तो महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन है। राइट आंसर ए होगा। जबकि महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण किसान आंदोलन, जो कि नील खेती को लेकर बिहार में वर्ष 1917 में किया था। और जन आंदोलन की बात हो तो असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर होगा, जो कि 1920 से 1922 को चला। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके? असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत है 1920 में हुई और बाल गंगाधर तिलक जिनका निधन 1 अगस्त 1920 को हो गया, तो राइट आंसर ए होगा, क्योंकि यह आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया गया और 1922 में ही इनका निधन हो गया, तो यह इस आंदोलन के परिणाम नहीं देख पाए। प्रश्न नंबर 17, एक वर्ष के भीतर स्वराज को प्राप्ति लक्ष्य था। एक साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति का जो लक्ष्य था वह असहयोग आंदोलन का था। 1920 में इस आंदोलन को शुरू किया गया, 1922 तक यह आंदोलन चला। प्रश्न नंबर 18, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी वह थी। गांधी जी को महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने इस उपाधि को जो असहयोग आंदोलन था उस दौरान वापस कर दिया, तो वह उपाधि थी केसर ए हिंद। 20 का राइट आंसर होगा। केसर ए हिंद महात्मा गांधी को कब प्रदान की गई? तो महात्मा गांधी को यह उपाधि अंग्रेजों ने जो प्रथम विश्व युद्ध था उस दौरान गांधी जी ने सरकार की मदद की। इसी मदद के कारण ही महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह उपाधि प्रदान की। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के अलावा राय बहादुर उपाधि भी जमनालाल बजाज के द्वारा लौटा दी गई। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी, तो जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर उपाधि को लौटा दी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 3 सुमेल है, अर्थात 3 का मेल सही है और 1 का नहीं है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। W.C. बनर्जी के प्रथम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बिल्कुल सही है। और 1911 में
विभाजन को निरस्त किया गया। 1909 मार्ले विंटो सुधार अधिनियम था, अर्थात 1909 भारत शासन अधिनियम का नाम, क्योंकि उस समय मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। तो ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, यह गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और 1922 तक चला, जबकि 1930 के अंदर तो असहयोग आंदोलन शुरू न होकर सभी ने अविज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर होगा। 1930 में सभी ने अविज्ञा आंदोलन, जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया? तो विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। राइट आंसर ए होगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को पत्र लिखकर कहा गया कि इन वस्त्रों को जलाकर एक बर्बादी की जा रही है, यानी खुद के खरीदे हुए वस्त्रों को जलाया जा रहा है, खुद का ही नुकसान किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? तो यह CR दास थे, जिनके द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया गया। बात हो रही है स्वराज पार्टी की। तो CR दास के द्वारा मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इस पार्टी का गठन मार्च 1923 में किया गया। इस पार्टी का जो उद्देश्य था वह चुनाव जीतकर काउंसिलों में प्रवेश करना और वहां पर नीतियों का विरोध करना। CR दास, जिसका पूरा नाम होता है चिरंजन दास। प्रश्न नंबर 22, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए थे। इसका राइट आंसर डी होगा, जो कि स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 23, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी? CR दास के द्वारा ही स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, इस सूत्र की घोषणा की थी। राइट आंसर ए होगा, जिनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 24, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? बात हो रही है साइमन कमीशन की। तो इसका गठन जो 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स बोर्ड एक्ट था, उसके 10 वर्षों की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया था। तो इसमें प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर होगा। 10 वर्षों के बाद यानी 1919 में वह एक्ट लागू हुआ, उसके बाद उसकी समीक्षा की गई, यानी प्रशासनिक सुधारों पर विचार के लिए कि क्या सुधार किया जा सके। प्रश्न नंबर 25, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, यानी लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान घायल हुए थे। राइट आंसर ए होगा। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। साइमन कमीशन जो कि भारत के अंदर फरवरी 1928 के अंदर सर्वप्रथम बम्बई में पहुंचा, जिसकी स्थापना करने का उद्देश्य 1919 में जो भारत शासन अधिनियम पारित किया गया उसकी समीक्षा करना था। इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया, वापस जाओ के नारे लगाए गए। इसी विरोध के दौरान लाठीचार्ज हुआ और उसमें लाला लाजपत राय घायल
हो गए और बाद में इनका देहांत हो गया। प्रश्न नंबर 26, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट, अंग्रेजों ने भारतीयों को संविधान निर्माण करने की चुनौती दी, जिसे मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वीकार कर दिया गया। यानी एम.एल. नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वीकार किया गया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही 9 सदस्य ही एक समिति का गठन हुआ, जिसमें 2 मुसलमान थे। इस समिति की रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। प्रश्न नंबर 27, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा वर्ष 1929 के अंदर 14 सूत्री प्रस्ताव जिन्ना के द्वारा रखा गया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, यानी संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, उसको पारित करवाना था। तो इसको पारित करवाने से पहले ही जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नंबर 28, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन 1928 में आया, सर्वप्रथम बम्बई में आया। इस कमीशन को भारतीयों ने सवेत कमीशन कहा, क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं थे, सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसे सवेत कमीशन कहकर भी इसका बहिष्कार और विरोध किया। इसी कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनका देहांत हो गया। प्रश्न नंबर 29, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर में की थी। राइट आंसर ए होगा। लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1929 में था, उसमें यह घोषणा की गई। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 30, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई थी। प्रश्न नंबर 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारत के राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो भारत के राष्ट्रध्वज को 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी लाहौर के अंदर भारत के राष्ट्र ध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 32, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 के अंदर हुआ, इसके अंदर पूर्ण स्वराज्य संकल्प को जो प्रस्तुत किया गया वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, यानी जे.एल. नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नंबर 33, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो यह तिरंगा पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में रावी नदी के किनारे फहराया गया। तो कब फहराया गया? तो वह 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया। राइट आंसर बी होगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 34, गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 में आरंभ किया गया और इस आंदोलन का आरंभ दांडी से किया, यानी राइट आंसर बी होगा। गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को
साबरमती जो आश्रम है वहाँ से 38 सहयोगियों के साथ दांडी जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ पहुँचे। इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर सभी ने अविज्ञ आंदोलन को शुरू कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी नमक सत्याग्रह में मानी जाती है। राइट आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 36, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व के महानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन गांधी जी की दांडी मार्च से शुरू है, संबंधित है। इसका राइट आंसर बी होगा। दांडी जो कि गुजरात में पड़ता है, साबरमती आश्रम से शुरू होकर गांधी जी यहाँ पहुंचे थे। प्रश्न नंबर 37, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यह सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया। राइट आंसर बी होगा। सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा संगठित किया गया। सी राजगोपालाचारी के द्वारा संगठित किया गया। बाद में इसी के विरोध में सरकार के द्वारा 30 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस आंदोलन को इनके जो समर्थन है थे उनके द्वारा चलाया गया, यानी समर्थकों के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। यह प्रश्न IAS प्री एग्जाम में पूछा गया है वर्ष 2015 के अंदर। प्रश्न नंबर 38, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 के अंदर वायसराय इरविन और गांधी जी दोनों के मध्य समझौता हुआ। राइट आंसर सी होगा। इसके बाद गांधी जी ने जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो पहले सम्मेलन में तो भाग लिया नहीं और यह समझौता हुआ। उसके बाद द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने। राइट आंसर इस प्रश्न का सी होगा। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? वायसराय इरविन और गांधी जी दोनों को दो महात्मा के रूप में जो कहा था वह सरोजनी नायडू के द्वारा कहा था। राइट आंसर बी होगा। सरोजनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न नंबर 40, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यानी दोनों के मध्य समझौता हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने तो निभाई। इनके साथ SR जयशंकर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोनों के मध्य समझौता कराने में। तो राइट आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? किस अधिवेशन की बात हो रही है? कराची अधिवेशन की। तो इसकी वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वह है गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना। कराची के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में यह 29 मार्च 1931 में हुआ। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो भाग लिया था वह मौलाना मोहम्मद अली था, जिनके द्वारा भाग लिया गया। राइट आंसर ए होगा। लेकिन जो प्रथम गोलमेज
सम्मेलन था उसमें कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया। बाद में गांधी इरविन के मध्य समझौता हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की? तो गांधी जी के द्वारा द्वितीय में शिरकत की, क्योंकि गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हो गया था। प्रश्न नंबर 44, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया था? तो सर्वप्रथम 1930 में बुलाया था, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। प्रश्न नंबर 45, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? गांधी और इरविन के मध्य समझौता हुआ, उसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन यह किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका राइट आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसको लेकर यह असफल रहा। इसका राइट आंसर ए होगा। इस पे भी हम आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। राइट आंसर सी होगा इसका। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 के अंदर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर सी होगा, क्योंकि प्रथम 1930 में हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, 1931 में गांधी जी ने भाग लिया और तीसरा 1932 में हुआ, जो कि लंदन में आयोजित हुआ। प्रश्न नंबर 48, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? गांधी जी के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत के समय अर्थात कम्युनल अवार्ड के समय पहला आमरण अनशन शुरू किया। सांप्रदायिक पंचायत के समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमजी मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत पारित किया गया। इसी के विरोध में गांधी जी ने यरवदा नदी के अंदर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। यह आमरण अनशन गांधी जी के द्वारा 20 सितंबर 1932 में शुरू किया गया, यानी सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के समय यह अनशन शुरू किया गया और यरवदा जेल के अंदर शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम में घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर ए होगा। ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 50, सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया था? तो इसे के बाद पूना समझौते को संपादित किया गया। राइट आंसर डी होगा। सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ गांधी जी के द्वारा 20 सितंबर 1932 के अंदर यरवदा जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गांधी के अनुयायियों के मध्य एक समझौता हुआ, जो कि पूना समझौता हुआ। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। इसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन को तोड़ दिया था। प्रश्न नंबर 51, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। स्थापना 1932 में की गई। गांधी जी के द्वारा ही 1933 के अंदर साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर ए, महात्मा गांधी के द्वारा स्थापना 1932 के अंदर। प्रश्न नंबर 52, पुणे समझौते का उद्देश्य था?
तो इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था वह दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व है। राइट आंसर बी होगा। पुनः समझौता जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ था। प्रश्न नंबर 53, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो दलित वर्गों का संघ स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा वर्ष 1920 में किया गया था। राइट आंसर ए होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही 1924 के अंदर बंबई में दलित वर्ग संस्थान की भी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 54, लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। राइट आंसर सी होगा। जय नारायण प्रकाश ने वर्ष 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसके दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया तथा पटना में जो गांधी मैदान है वहां पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1944 को किया था और जय प्रकाश नारायण को ही भारत रत्न पुरस्कार 1998 में मिला। इसीलिए लोक नायक के रूप में जय प्रकाश नारायण को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 55, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 1937 में चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस ने 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया। पहला मद्रास, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रांत, चौथा संयुक्त प्रांत, पांचवा उड़ीसा। प्रश्न नंबर 56, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन 1935 का जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम उसके तहत किया गया था। राइट आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 57, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद जो अध्यक्ष बने हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश बने। राइट आंसर सी होगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण त्याग पत्र दिया था। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो वह त्रिपुराई जो अधिवेशन था उसमें चुने गए थे जो कि 1939 में आयोजित हुआ था। राइट आंसर सी है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 59, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? तो इनका विलय वर्ष 1947 में हो गया। राइट आंसर बी होगा। लेकिन 3 रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय नहीं हुआ था। एक तो जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। इन तीनों का विलय नहीं हुआ था, बाकी सबका विलय हो गया था। प्रश्न नंबर 60, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 में बटलर कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का जो उद्देश्य था वह भारतीय सरकार तथा देशी जो राज्य हैं उनके मध्य संबंधों को सुधारना। राइट आंसर डी है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो इसका पक्षधर हैदराबाद था। 1947 से पहले सभी का विलय भारत संघ में हो गया था, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ था और हैदराबाद के साथ ही यथावत समझौता हुआ। यह समझौता हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन
ऑफ इंडिया के मध्य हुआ। इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण पुराने प्रश्नों पे भी चर्चा की, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया, जिसमें आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। इन में भी आप सपोर्ट बनाए रखें वीडियो में, हिस्ट्री के में, और जल्दी ही ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी लाई जाएगी। राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न और प्रजामंडल के महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्नों का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। सभी प्रश्न व्याख्या सहित होंगे और आगे बनने की जिनकी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जानकारी को शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी सब का लिंक पीडीएफ के आखिरी पेज में दिया गया है। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। आप सभी का थैंक यू सो मच।